नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब द लॉ ऑफ मनी से मिले कुछ आइडियाज पर बात करने वाले हैं। ये कोई रातों रात अमीर कैसे बने टाइप गाइड नहीं है, बल्कि ये उन अंदरूनी नियमों और सिद्धांतों पर फोकस करती है जिनसे लेखक के हिसाब से कोई भी वेल्थ को अपनी तरफ खींच सकता है। बिल्कुल। और इसमें खास बात यह है, मतलब किताब पैसे को कोई ऐसी चीज नहीं मानती जो बस बाहर है और हमें पकड़नी है। ये कहती है कि पैसा तो आपकी अंदर की दुनिया का एक तरह से नतीजा है, आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लगन, इन सब का। अच्छा, कोई जादू नहीं, बल्कि एक तरह का विज्ञान है ये, अगर आप ठीक से समझे तो। अंदरूनी नियमों का विज्ञान, ये इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर थोड़ा और समझते हैं इसे। हमारा मकसद तो यही है कि किताब से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकल कर आएं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत होती है आंतरिक शक्ति से। ये पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है। किताब कहती है कि हर इंसान के अंदर ना एक छिपी हुई सी अनदेखी सी ताकत होती है। ये वो चिंगारी है जो हमें अपनी रोजमर्रा की सोच से ऊपर उठने में मदद करती है। वो हौसला देती है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, उससे कुछ ज्यादा। हाँ, ये सिर्फ सोचना भर नहीं है, ये गहरा यकीन है अपनी काबिलियत पर। किताब इसकी तुलना एक बीज से करती है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा विशाल पेड़ बनने की क्षमता छुपी होती है ना जी, वैसे हमारे मन में भी अचीवमेंट की अपार क्षमता है। बस हमें अपने वो शक वाले दायरे तोड़ने हैं और उस क्षमता को क्या कहते हैं, जगाना है। तो पहला कदम यही है, अपने अंदर की इस ताकत को पहचानना और मानना भी। ठीक है, तो मान लिया कि अंदर ताकत है, उसे जगा भी लिया, पर सिर्फ ताकत से क्या होगा? उसे कोई दिशा तो देनी होगी ना? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर दूसरा सिद्धांत काम आता है, निश्चित उद्देश्य। किताब कहती है कि एक बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर और अटल लक्ष्य होना चाहिए। जैसे समुद्र में कोई जहाज भटक रहा हो तो लाइट हाउस रास्ता दिखाता है ना। हाँ, इच्छा शक्ति, अटल इच्छा शक्ति। बिल्कुल, ये तीसरा पिलर है। ये वो जिद है, वो लगन है जो आपको मुश्किलों के सामने टिके रहने देती है, हार नहीं मानने देती। किताब ये भी कहती है कि ये कोई एक दिन का मोटिवेशन नहीं है, ये लगातार कोशिश करते रहने से, प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर काट देती है ना। हाँ बिल्कुल, बस वैसे ही अटल इच्छा शक्ति रुकावटों को पार कर लेती है, धीरे धीरे ही सही, पर करती जरूर है। ये सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। अंदरूनी ताकत, साफ लक्ष्य, पक्की इच्छा शक्ति, लेकिन क्या सिर्फ सोचने और चाहने से काम हो जाता है? कुछ करना, एक्शन। बिल्कुल, एक्शन तो चाहिए ही। यहीं पर अगला सिद्धांत आता है, गतिशील पारस्परिकता और साथ में आकर्षण का नियम। ओके। गतिशील पारस्परिकता का मतलब है कि आपका हर इरादे वाला काम, मतलब पर्पसफुल एक्शन, एक वैसी ही प्रतिक्रिया पैदा करता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात। अच्छा, कर्म का सिद्धांत जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। सोच को एक्शन में बदलना ही पड़ेगा, तभी नतीजा मिलेगा। और आकर्षण का नियम, ये तो बहुत सुना है आजकल। हाँ, काफी पॉपुलर है, पर किताब इसे थोड़ा और साफ करती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब समान चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। आपके विचार, आपकी सोच, वो एक तरह की एनर्जी, एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं। अगर आप लगातार कामयाबी के बारे में, अबंडेंस के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, तो आप वैसे ही मौके और साधन अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर दिमाग में शक है, कमी की सोच है, तो वो अच्छी चीजों को दूर भगाएगी। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का रट्टा मारना नहीं है, बल्कि जानबूझकर, कॉन्शियसली अपने लक्ष्य से जुड़े विचार मन में लाने हैं। तो अंदर की शक्ति हो गई, साफ लक्ष्य, पक्की इच्छा शक्ति, सही सोच और एक्शन। क्या कुछ और भी है जो जरूरी है? और एक आखिरी चीज, और शायद सबसे अहम, वो है आत्मविश्वास। अपनी काबिलियतों में अटूट विश्वास। ये वो अंदर की रोशनी है जो शक और डर, इन सबको मिटा देती है। और ये आत्मविश्वास आता कहाँ से है? ये तो मतलब रातों रात तो नहीं आता होगा। बिल्कुल नहीं। किताब साफ कहती है कि ये बैठे बिठाए नहीं मिलता। ये आता है तजुर्बे से, छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करने से, और हिम्मत करके बार बार अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से। अच्छा। और इसमें फेलियर का रोल भी अहम है। किताब कहती है कि असफलताओं को हार की तरह न देखें, उन्हें सबक माने, लर्निंग माने। सही बात है। जब किसी को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता ना, तो वो फिर किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, वो मौके ढूंढता नहीं, बनाता है।
तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो द लॉ ऑफ मनी ये कह रहे हैं कि दौलत या पैसा कमाना ये बाहरी हालात या लक पर उतना डिपेंड नहीं करता जितना कि हमारी अंदरूनी दुनिया पर करता है। हमारी भीतरी शक्ति, लक्ष्य की क्लैरिटी, इच्छा शक्ति, सोच और आत्मविश्वास, सब कुछ अंदर से शुरू हो रहा है। बिल्कुल सही। ये किताब असल में हमें ये सिखाती है कि हम खुद को वैसा इंसान कैसे बनाएं जिसके पास सफलता या कहें पैसा नेचुरली खिंचा चला आए। इन सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो कोई भी आज अभी उठा सकता है अपनी उस अंदरूनी शक्ति को जगाने के लिए और अपने किसी एक फाइनेंशियल गोल को बिल्कुल साफ तौर पर तय करने के लिए। यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। बिल्कुल। इन अंशों में ना जो चीज बार बार सामने आती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक उम्मीद वाली सोच, लगातार कोशिश करना, पॉजिटिव नजरिया और हाँ, सोच समझकर एक्शन लेना। ये सिर्फ पैसा बनाने की टिप्स नहीं है, बल्कि एक पूरा माइंडसेट, एक अप्रोच डेवलप करने की बात है जो कामयाबी को अपनी तरफ खींचता है। तो पहला बड़ा आइडिया है खुद पर यकीन। ये बातें साफ करती हैं कि ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, हाँ, बल्कि ये मानना है कि अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में है। इसे एक तरह से आजादी का ऐलान कहा गया है। मतलब बदलाव बाहर से नहीं, अपने अंदर से शुरू होगा। ये तो काफी पावरफुल बात है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ बैठे बैठे वाला विश्वास नहीं है। किताब इसे उम्मीद या एक्सपेक्टेंसी कहती है। एक्सपेक्टेंसी, हाँ, मतलब एक एक्टिव यकीन कि हम जो कोशिश कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, चाहे अभी ना दिख रहा हो। अच्छा। और फिर इसे जोड़ा गया है दृढ़ता यानी परसिस्टेंसी से, कि लगे रहो। तर्क ये है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि कुछ नियम मानने का नतीजा है। अगर नियम सही है तो नतीजा भी आएगा। और इसी से जुड़ा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हाँ, सकारात्मक रवैया। बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, बल्कि मुश्किलों को सीखने के मौकों की तरह देखना। ये अंश बताते हैं कि ये रवैया एक शील्ड की तरह है जो अंदर के शक और बाहर की नेगेटिविटी से बचाता है। ये वो बेस है जिस पर क्या कहते हैं सफलता टिकते है। अच्छा, तो ये माइंडसेट वाली बात तो समझ आई, पर क्या सिर्फ सही सोचने से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? मतलब यहीं पर शायद अगला स्टेप आता है। सही पकड़ा। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, यहीं समझदारी भरा काम यानी इंटेलिजेंट एक्शन का जिक्र आता है। इंटेलिजेंट एक्शन। हाँ, किताब का तर्क है कि ये किसी बढ़िया कारीगर की तरह काम करना है, ध्यान से, मकसद के साथ और सही तरीके से। हर कदम सोचा समझा हो, ना कि बस बिजी दिखने के लिए कुछ भी करते रहना। मतलब क्वालिटी पर फोकस। बिल्कुल। इसका मतलब है प्रायोरिटी समझना और सही टाइम पर एक्शन लेना, जिसे टाइमली एग्जीक्यूशन कहा गया है। मतलब मौका निकलने से पहले जरूरी कदम उठा लेना। राइट। इसके साथ ही समृद्धि के लिए रास्ता खोलने की बात है। रास्ता खोलना कैसे? मतलब उन रुकावटों को पहचानना और हटाना जो हमें रोक रही हैं। ये पुरानी आदतें हो सकती हैं या कोई डर या ऐसी स्ट्रैटेजी जो अब काम नहीं कर रही। अच्छा, ये अंदरूनी रुकावटें भी हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सारे काम टिके होने चाहिए मूल्य और योग्यता यानी वैल्यू और मेरिट के सिद्धांत पर। वैल्यू और मेरिट यानी आप जो भी करें उसका असल में कोई महत्व हो, वो किसी की जरूरत पूरी करे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। इन अंशों के हिसाब से सफलता सिर्फ मेहनत का इनाम नहीं है, बल्कि आपके काम की क्वालिटी और वो कितना जरूरी है इसका नतीजा है। जब दूसरे उस वैल्यू को मानते हैं तब आपकी योग्यता या मेरिट साबित होती है। और फिर बात आती है रिसोर्सेज के इस्तेमाल की, खासकर पैसा, पूंजी निवेश की कला, आर्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लेकिन किताब इसे आसान बनाने की कोशिश करती है। यहाँ कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि कोई भी रिसोर्स है जिसे समझदारी से लगाकर बढ़ाया जा सकता है, जैसे टाइम, एनर्जी, स्किल्स। ओके। इसमें दो चीजें जरूरी हैं। पहला एनालिसिस, मतलब फैक्ट्स समझना, रिस्क देखना, और दूसरा क्रिएटिव विजन यानी मौके देखना जहां शायद दूसरे न देख पा रहे हों। एनालिसिस और विजन दोनों। बिल्कुल। इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन यानी रिस्क को बांटना और लगातार सीखते रहना, ये बहुत जरूरी बताया गया है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, इसमें धैर्य चाहिए। धैर्य तो चाहिए होगा। हाँ, और इसका फाइनल गोल है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी आर्थिक स्वायत्तता हासिल करना। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब
बाहरी चीजों पर निर्भरता कम करना, अपनी मेहनत, समझ और फैसलों से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करना, सेल्फ रिलायंस पर इसमें काफी जोर है। तो इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सही सोच से शुरू करो, फिर उसे एक्शन में बदलो, उस एक्शन से वैल्यू क्रिएट करो और फिर जो रिसोर्स बने उसे समझदारी से बढ़ाओ। बिल्कुल, ये एक पूरी चेन है, एक होलिस्टिक अप्रोच। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ बाहरी किस्मत या हालात का खेल नहीं है। काफी हद तक ये हमारी अंदर की तैयारी, हमारे नजरिए और हमारे स्ट्रेटेजिक एक्शन पर निर्भर करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट तक हर हिस्सा दूसरे को सपोर्ट करता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है और शायद सोचने वाली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी अपनी सिचुएशन में इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा काम का लगता है, किस एक चीज पर फोकस करने से सबसे बड़ा फर्क आ सकता है। देखिए, ये किताब सिर्फ पैसे बचाने या निवेश करने की सीधी सीधी बात नहीं करती, ये एक गहरी सोच पर जोर देती है। अच्छा, जैसे शुरुआत होती है वित्तीय स्वायत्तता बनाने से, मतलब अपनी असली ताकत को पहचानना, बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करना और ऐसे हुनर, ऐसी स्किल्स डेवलप करना जो सच में वैल्यू ऐड करे। ठीक है। किताब कहती है कि ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि बाहरी निर्भरता से, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंसी से खुद को फ्री करने का एक अनुशासित तरीका है ना। जैसे नई चीजें सीखना, सही लोगों से नेटवर्क बनाना, ये भी जरूरी है। बिल्कुल, किताब इसी पर जोर देती है। खुद पर निवेश और आय के स्रोतों को लेकर भी एक अलग नजरिया है। वो क्या है? पारंपरिक सोच से थोड़ा आगे, आय के अलग अलग स्रोत बनाना सिर्फ सेफ्टी नेट नहीं है, बल्कि ये अवसरों को बुनाने का एक तरीका भी है। मतलब सिर्फ फ्रीलांसिंग या स्टॉक मार्केट ही नहीं। अच्छा, शायद आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और सबसे अहम बात क्या? लगातार सीखना और बदलना, अपनी गलतियों से सबक लेना, बाजार कैसे बदल रहा है उसे समझना। ठीक है, तो ये तो हुई बुनियाद की बात। इसके बाद आता है जोखिम और अवसर का प्रबंधन, रिस्क और अपॉर्चुनिटी। किताब इन्हें कैसे देखती है? देखिए, किताब का नजरिया है कि जोखिम और अवसर असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं। हाँ, एक तरह से आप एक को समझे बिना दूसरे को पूरी तरह नहीं समझ सकते। ये सिर्फ हिसाब किताब या गणित नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपनी सहज बुद्धि, मतलब इंट्यूशन का इस्तेमाल करके ये तय करना है कि कौन सा रिस्क लेने लायक है। किताब शायद ये भी कहती है कि बड़े अवसर अक्सर वहीं छिपे होते हैं जहां अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बिल्कुल सेफ खेलने की कोशिश करें तो शायद बड़े मौके चूक जाएं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर संतुलन कैसे बनेगा? मतलब कितना रिस्क लें? संतुलन ही कुंजी है। किताब कहती है साहस और समझदारी के बीच तालमेल, बैलेंस। हाँ, बैलेंस। सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने निवेश या कोशिशों को अलग अलग जगह फैलाना। जी, और ये सिर्फ नुकसान कम करने के लिए नहीं है, ये अलग अलग तरह के अवसरों का फायदा उठाने के लिए भी जरूरी है। ठीक है, जोखिम और अवसर समझ लिए, अब कमाई को आगे कैसे बढ़ाएं? यहीं पर शायद पुनर्निवेश, मतलब री इन्वेस्टमेंट का आइडिया आता है। हाँ, और किताब इसे एक गतिशील चक्र कहती है, एक डायनामिक साइकिल। ये सिर्फ पैसे को बैंक में रखना नहीं है। तो क्या है? ये अपनी कमाई को बीज की तरह इस्तेमाल करना है ताकि भविष्य में और संपत्ति बन सके। और इसमें खास बात है। वो क्या? पिछले निवेशों के नतीजों का बारीकी से विश्लेषण करना, क्या सफल रहा, क्या नहीं और क्यों। अच्छा, यानी ये लगातार सीखने और अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। एकदम। और इसमें एक दोहरा फोकस होता है। दोहरा फोकस? हाँ, अपनी मौजूदा पूंजी को सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना और साथ ही विकास के नए अवसर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तलाशना। ये तो मुश्किल संतुलन है। इसके लिए बाजार के रुझानों पर, नई टेक्नोलॉजी पर पैनी नजर रखनी पड़ती है और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलने में हिचकना नहीं चाहिए। लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत जरूरी है। ये लचीलापन शायद इनोवेशन और अडेप्टेशन से भी जुड़ता है। आजकल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। निश्चित रूप से। किताब कहती है कि पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करें, लेकिन साथ ही नए विचारों और तरीकों को अपनाने के लिए भी तैयार रहें। मतलब सिर्फ पुराने ढर्रे पर नहीं चलना है। बिल्कुल नहीं। बदलते बाजार, बदलते कस्टमर बिहेवियर, नई टेक्नोलॉजी, इनके हिसाब से खुद को ढालना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। और यहीं पर शायद रणनीतिक गठबंधन,
मतलब स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात आती है। हाँ, सही पकड़ा आपने। सही लोगों के साथ मिलकर काम करना। ये सही लोग कौन हो सकते हैं? सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स? नहीं, किताब शायद इसे और बड़े नजरिए से देखती है। ये समान सोच वाले लोग हो सकते हैं, मेंटोर्स हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं। अच्छा, या कभी कभी तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, जिनके साथ मिलकर कुछ बड़ा हासिल किया जा सके। दिलचस्प। ये है कि आप जिनके साथ जुड़ रहे हैं उनके मूल्य, उनकी वैल्यूज और नैतिकता आपसे मेल खाती हों। ये सिर्फ रिसोर्स पूल करना नहीं है, ये ज्ञान और विशेषज्ञता का लाभ उठाना भी है। ये सब सुनने में तो बहुत स्ट्रेटेजिक लगता है, लेकिन क्या इसमें व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब पर्सनल लेवल पर भी कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल, और शायद यही सबसे अहम हिस्सा है। किताब आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और ज्ञान की निरंतर खोज को सफलता की नींव मानती है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपने विचारों, अपने कामों और अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन करना। जो चीजें ध्यान भटकाती हैं उनसे बचना और लंबी अवधि के फायदों पर फोकस करना। इसमें अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से पहचानना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना भी शामिल है। और ज्ञान की खोज, आजकल तो जानकारी, इंफॉर्मेशन हर जगह है। सही कहा, लेकिन किताब शायद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की बात नहीं कर रही। ये ज्ञान को आत्मसात करने की बात है, उसे समझना, उस पर सोचना और उसे अमल में लाना। चाहे वो किताबों से हो। हाँ, ये अपने अनुभवों से या दूसरों के साथ बातचीत से दूसरों के ज्ञान के प्रति खुलापन रखना और उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। बिल्कुल, इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, आपका मानसिक लचीलापन बढ़ता है। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब बताती है कि वित्तीय सफलता सिर्फ भारी तकनीक या फॉर्मूले का खेल नहीं है। एकदम सही, ये बाहरी रणनीतियों और भीतरी अनुशासन का मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन है। इसमें लगातार सीखना, जोखिम और अवसर में संतुलन साधना, सही लोगों के साथ जुड़ना और बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना, ये सब शामिल है। असल में ये यात्रा बाहर से ज्यादा भीतर से शुरू होती है ना? हाँ, सही है। ये सारी बातें जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। पूछिए। क्या ये मुमकिन है कि कोई अपनी वित्तीय रणनीतियों को अपने व्यक्तिगत मूल्यों और अपने पैशन के साथ इस तरह मिला दे कि जो सफलता मिले वो सिर्फ पैसे वाली ना हो, बल्कि उसे एक गहरी संतुष्टि और सार्थकता भी दे? बहुत अच्छा सवाल है। शायद इसी सवाल पर सोचने के लिए हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं।